हाँ बेटा, वो एक्चुअली मैं भूल गया तुमसे पूछना, वो क्वेश्चन में क्या था, ऑप्टिकल एक्टिविटी थी या नहीं थी? इनएक्टिव था। प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर सकती थी उसमें? हाँ ठीक है। जो रिंग इस प्लेन में थी उसको तो आप चाकू से बराबर से यूं काट ही सकते थे। दूसरी रिंग इस प्लेन में थी, तो जब चाकू वहां से निकलता तो एक तरफ CS3 था, दूसरी तरफ भी CS3 था, तो ऑब्वियसली दोनों CS3 बराबरी से कट जाते हैं। तो इसलिए जो है कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिंग के ठीक बीच से जो एक्सेस गुजरती वो दोनों तरफ चूंकि CS3 थे, इसलिए वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद थी। दैट इज नाइस, मतलब गुड। नाउ optical activity in case of alkylidenes, optical activity in case of alkylidenes. Now see बेटा, यदि मैं एल्काइलिडीन्स की बात करूं तो एल्काइलिडीन का क्या मतलब होता है? यदि तुम 11th क्लास याद करो तो ये CH4 है, इससे मैं एक H हटा देता हूं और ये बन जाता है CH3 वैलेंसी। दिस इज एल्काइल ग्रुप, या फिर इसको आप लिख दोगे मिथाइल ग्रुप, विच इज मोर करेक्ट नेम। एल्काइल ग्रुप एक जनरल नेम हो गया। नाउ यदि आप इस CH4 से यदि आप 2 H हटा दो एक ही कार्बन से, तो आपके पास हो जाता है CH2, 2 वैलेंसी लग जाती है। इस ग्रुप को मैं बोलता हूं एल्काइल इडइन, या मोर करेक्टली जो इसका सही नाम है वो है मिथाइल इडइन। इडइन लग जाता था शब्द, ठीक है। अब एल्काइल इडीन की यदि बात करूं तो एल्काइल इडीन ग्रुप क्या होता है, ये तो मैंने तुम्हें 11th क्लास में पढ़ा दिया था, जो अभी लिखा है बोर्ड पे। बट देख बेटा, यदि मैं ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लोहेक्सेन। यदि मैं इससे 2 वैलेंसी यूं अटैच कर दूं, 2 वैलेंसी यूं अटैच कर दूं, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? साइक्लोहेक्साइलिडीन। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन था ये, तो हेक्साइल इडइन, हेक्साइल इडइन ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइलिडीन। अब यदि वापस से देखें यहां पे, तो ए ग्रुप, बी ग्रुप, दिस इज अ काइंड ऑफ एल्काइलिडीन। क्यों? 2 वैलेंसी लगी हुई है एक ही कार्बन पे, दिस इज अ केस ऑफ एल्काइलिडीन। अब देख बेटा, जब रिंग होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड, तो रिंग और डबल बॉन्ड में इन बॉन्ड पेयर रिपल्शन कारण ये दोनों चीजें, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाली रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होती है। मतलब ये रिंग इसके परपेंडिकुलर प्लेन में यूं हो जाएगी। क्लियर बेटा की बात? वैसे भी एक बात सोचो, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है। मैं एक काम करता हूं, इसको कुछ और कलर दे देता हूं, या एक काम करता हूं, पाई बॉन्ड को दूसरा कलर दे देता हूं, सिंपल हो जाएगा। ठीक, दिस इज पाई बॉन्ड। आप जानते हो इस बात को कि पाई बॉन्ड इज एट 90 डिग्री, पाई बॉन्ड इज एट 90 डिग्री टू दी सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर प्लेन में बनेगा किसके? सिग्मा बॉन्ड के। मतलब पाई बॉन्ड में मान लो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है बेटा। सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है, क्लियरली दिख रहा है। तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, बोलो बात क्लियर। और यदि ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है,
तो क्या होगा बेटा, जिस प्लेन में ये पाई बॉन्ड बना हुआ है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये 3 सिग्मा बॉन्ड बने होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाई बॉन्ड जिस प्लेन में है, पाई बॉन्ड जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये वाली रिंग रहेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस प्लेन में रहेंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में। ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये किस प्लेन में आएगा, परपेंडिकुलर प्लेन में। या आप इसको और आसानी से ऐसे समझ सकते हो कि इसके बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इनके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन से होता है, जिसके कारण ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगे। और ज्यादा अपनी आसानी के लिए जब डबल बॉन्ड से साइकिल जुड़ी हो तो साइकिल को भी एक डबल बॉन्ड मान लो और बस केस सॉल्व है। क्लियर थी बात बेटा? यदि डबल बॉन्ड से साइकिल जुड़ी हुई है तो साइकिल को भी एक डबल बॉन्ड मान लो और केस सॉल्व है। क्या हुआ, यदि आपने इसको भी डबल बॉन्ड मान लिया तो ये कैसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C CH3H डबल बॉन्ड C, एक तरफ A और एक तरफ B, इवन एलीन हो गया बेटा। और यदि ये इवन एलीन है तो इसका मतलब दिस विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैं आपको समझा चुका हूं इवन एलीन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे दिखाते हैं। सो दिस इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, यदि आपने इसको कुछ यूं बनाया होता, ये इधर हो जाता CH3 और ये इधर हो जाता H, यहां डबल बॉन्ड होता, यहां पे H होता, यहां पे H होता, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पे कार्बन पे 2 H लगे हुए हैं। यदि आपने एग्जाम्पल कुछ यूं लिया होता, ऐसा करते, इधर CH3 कर देते, इधर CH3 कर देते, इधर डबल बॉन्ड होता, इधर CH3 होता और इधर H होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, अगेन आपने इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम लगाए हुए हैं, जो कि संभव नहीं है, मतलब जिसमें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से गिर जाएगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से गिर जाएगी। देयरफॉर दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ नोट कर लें इसको फटाफट। Optical activity in case of spirals. Optical activity in case of spirals. Spirals के केस में optical activity. So, spirals क्या होता है, जब दो रिंग एक ही बिंदु से जुड़ी होती हैं, एक ही पॉइंट से आपस में कनेक्टेड होती है, इसको बोलते हैं स्पाइरल्स। सो दिस इज अ कार्बन एट विच द 2 रिंग्स आर अटैच्ड। दिस इज अ केस ऑफ स्पाइरल। अब ये दोनों रिंग एक दूसरे की परपेंडिकुलर प्लेन में रहते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ए बी। तो स्पाइरल यदि टर्मिनल कार्बन्स बाई सब्स्टिट्यूटेड है, अलग अलग एटम द्वारा सब्स्टिट्यूटेड है, तो दिस इज अ केस ऑफ अगेन ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्रत्येक रिंग को आप जो है एक डबल बॉन्ड मान लें। तो यदि आपने प्रत्येक रिंग को एक डबल बॉन्ड मान लिया तो ये हो गया ए बी और ये हो गया ए बी। इन दिस केस द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज सी। यदि आप इसको नोट कर लें तो मैं आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। नाउ अब नया पॉइंट लिखो और पॉइंट लिखना नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकाले बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या। इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और center of symmetry can be drawn, is not possible. Center of symmetry is not possible. Then a plane of symmetry or center of symmetry is not possible. Then
तब number of isomers which is equals to number of optically active isomers. Optically active isomers is equal to 2 to the power n, is equal to 2 to the power n. नाउ सी दिस केस, इस केस में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो जाएंगे? देखो बेटा, ना तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक किरल सेंटर ही है बिकॉज ये अलग ग्रुप है, C2H5 अलग है, CH3 अलग है और एक छुपा हुआ हाइड्रोजन हो गया। ये किरल सेंटर है, इधर भी एक छुपा हुआ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये एक सेंटर हो गया, ये एक और सेंटर हो गया। और दिस इज अ केस ऑफ एलीन, यदि आप नोट कर रहे हो तो दिस इज अ केस ऑफ इवन एलीन, तो ये भी एक सेंटर हो जाएगा। सेंटर नहीं है, किरल एक्सेस है, तो ये भी एक किरल एक्सेस हो गई, तो 3 हो गए, 1 2 3, तो 2 to the power n is equals to 2 to the power 3 is equals to 8. So the answer is 8. नोट कर लें बेटा फटाफट इसको। नाउ सी नेक्स्ट चीज यदि हम देखें तो जहां तक स्टीरियोकेमिस्ट्री आगे के नंबर ऑफ आइसोमर्स का सवाल है, इफ POS और COS इज पॉसिबल, यदि वो पॉसिबल है तो पॉसिबल, देन वन केस, फर्स्ट केस, इफ number of centers, if number of centers are, if number of centers are even, then if number of centers are even, then यदि centers के नंबर जो है वो even है तो फिर 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1. This is the formula for number of isomers, total number of isomers, जहां पे n क्या है, number of optical centers, 2 to power n minus 1, this is optically active isomers, optically active isomers, and this is mesoform, mesoform। बेटा मैंने mesoform आपको बताया पहले, ओके बेटा। now optically active isomers and this is mesoform, 2 to the power n by 2 minus 1। now now see this case, इस केस में एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा एक चीज और बना देता हूं।
चलो खैर ये एक्चुअली वो एग्जाम्पल नहीं बन पाया है, तो इसको थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा फिर वो एग्जाम्पल बनाने के लिए। इसके लिए देखते हैं हम, तो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। देखो ये सेंटर और ये सेंटर बराबर, ये सेंटर और ये सेंटर बराबर नहीं है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। मतलब तो इसमें तो जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे, मैंने कोशिश तो की थी पर वो बना नहीं एक्चुअली, अभी दूसरा बनाता हूँ। ठीक, ये स्केलर सेंटर है क्या? जल्दी बोलो। ओके, ये केरल सेंटर है, ये केरल सेंटर है, गुड, ये केरल सेंटर है, दिस वन, दिस वन, ओके। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे गिर नहीं सकता, केरल सेंटर 4 है, 16 हो जाएंगे इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। मैं दूसरा एग्जांपल बनाता हूं जो कि जो थ्योरी लिखी है उसके साथ में मैच कर, ये आप बस यूं ही समझ लें, नहीं नोट कर पाए तो कोई बात नहीं। नो COH OH H OH H COH. Now this is mesotartric acid. Okay, this is mesotartric acid. अब इसमें किसी ने पूछा कि इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे, तो बेटा एक किरल सेंटर ये है और एक किरल सेंटर ये है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे दो दो किरल सेंटर है, तो आप क्या बोलेगा, आप बोलेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे 2 to the power n-1, that is 2 minus 1, plus 2 to the power 2 by 2, that is n by 2 minus 1, this is equals to 0, तो 2 to the power 0 और ये 2 to the power 1 is equals to कितना हो जाएगा 2, plus 2 to the power 0 is equals to 1। Therefore, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे 3, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव 2 है और ऑप्टिकली इनएक्टिव या मीसो फॉर्म जो है वो 1 है। आर यू गेटिंग मी? सबको समझ में आ गई यार, है ना बेटा? तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव 2 और ऑप्टिकली इनएक्टिव या फिर मीसो फॉर्म 1 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 3 हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन, दिस इज mesotartric acid, ये वो मीसो फॉर्म है जो एक दिखाया हुआ है इसमें, ये वो मीसो फॉर्म है, दिस इज mesotartric acid, mesotartric acid। Now, if POS or COS can be drawn and number of chiral centers are, number of chiral centers are odd, then OH 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 H H H C2H5 C2H5। Now there are 3 chiral center and plane of symmetry is possible. The formula is 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 by 2. So again this is total number of isomers, this is optically active, these are meso form। इसमें यदि आप देखो तो ये हो गया 2 to the power n minus 1, so this is 3 minus 1 is equals to 2 plus 2 to the power n minus 1 by 2, 3 minus 1 by 2 मतलब 1, so this will be equal to 2 to the power 4 plus 2 is equals to 6, जबकि इसमें 2 मीसो फॉर्म है और इसके अंदर जो है 2 मीसो फॉर्म हो जाएंगे और 1 is what, 1 is
one more, and that is 4 are optically active forms. So note it down. इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। ओके बेटा, नाउ इसके बाद में मैं तुम लोगों को फिशर प्रोजेक्शन बता चुका हूं। पहले मैं तुम्हें न्यूमेंस प्रोजेक्शन पहले बता चुका हूं, सॉरी न्यूमेंस नहीं बताया, शायद फिशर बताया और फ्लाइंग वेज बताया। फिशर और फ्लाइंग वेज बताया ना बेटा मैंने तुम लोगों को, उनका कन्वर्जन बताया, फिशर को फ्लाइंग वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्लाइंग वेज को फिशर में कैसे करते हैं। ओके ठीक है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, है ना। उसके पहले मैं तुम्हें कन्फर्मेशंस बता देता हूं और आखिरी में साइक्लोहेक्सेन बताऊंगा और चैप्टर ओवर हो जाएगा। और फिर कन्वर्जन बताऊंगा मैं तुमको किस तरीके से एक दूसरे आइसोमर में आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं, एंड चैप्टर विल बी ओवर। नाउ सी दिस, there is something called as conformational isomers. Conformational isomers. So conformational isomers क्या होते हैं समझो, लिख लो। When the isomers are formed, when the isomers are formed due to, when isomers are formed due to rotation of carbon single bond carbon, when isomers are formed due to rotation of, when isomers are formed due to rotation of कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के रोटेशन के कारण जब आइसोमर बनते हैं तो when isomers are created due to rotation of carbon single bond carbon, isomers are formed due to rotation of carbon single bond carbon, isomers are formed due to rotation of carbon single bond carbon, they are called as conformational isomers. They are called as conformational isomers. Conformational isomers, ठीक। जैसे कि CH3 हो गया, ठीक। इसको it can be represented in two forms. It can be represented in number 1 source form and number 2 Newman's form. Newman's या Newman's form, दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं तुमको सोर्स फॉर्म बताता हूं, उसके बाद न्यूमैन्स फॉर्म बताऊंगा। नो राइट, नंबर 1 सोर्स फॉर्म। पहला टॉपिक डालना है सोर्स फॉर्म। जहां तक सोर्स फॉर्म का सवाल है, सोर्स फॉर्म नंबर 1 इज सोर्स फॉर्म। जहां तक कि सोर्स फॉर्म का सवाल है, इसमें जैसे CH3 इसको रिप्रेजेंट करना, तो एक कार्बन लिया, दूसरा कार्बन लिया, दिस इज one hydrogen and this is another hydrogen, this is one and this is other। क्योंकि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे, तो दिस इज अ इक्लिप्स्ड सोहर्स फॉर्म। ये सोहर्स फॉर्म है, ये सोहर्स फॉर्म है और ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, और ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। यदि इसको रोटेट कर दिया जाए 180 डिग्री से, तो ये C, ये H इधर आ जाएगा और ये H ऊपर चला जाएगा, ये H नीचे आ जाएगा, ये H इधर, ये H इधर और ये H इधर। दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म में या CH3
CH2 CH3 रख लिया, ठीक है, CH3 CH2 CH3 रख लिया। इसको यदि रख दिया तो इधर एक कार्बन रख दो, इन दो को यदि फिक्स किया मान लो, या इसको और बड़ा कर देते हैं, इसको CH2 CH3 कर देते हैं। मान लो इन दो को फिक्स कर दिया, इन दो को फिक्स कर दिया तो ये दो कार्बन फिक्स हो गए। इस पर एक CH3 हो सकता है और इधर भी एक CH3 हो सकता है, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H और इधर एक H, ठीक है। यहां पे मेरे पास हो गया CH3 CH3, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इसको यूं रख दिया। नाउ C C, ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया न्यूमैन्स फॉर्म, सॉरी दिस इज सॉरी सॉहर्स, और सॉहर्स में भी ये कौन सा हो जाएगा? सॉहर्स में भी हो जाएगा इक्लिप्स फॉर्म, दिस इज इक्लिप्स फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? दिस इज H एंड दिस इज H, CH3 उल्टा आना, ये आ गया CH3 उल्टा, ये H इधर गया और ये H इधर गया। इसको क्या किया? 180 से रोटेट कर दिया। इसको 180 से रोटेट कर दिया तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस इज ऑल्सो अ सॉहर्स फॉर्म, बट दिस सॉहर्स फॉर्म इज स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। ये सॉहर्स फॉर्म जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म होगा, नोट इट डाउन। ये जो सॉहर्स फॉर्म होगा दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, नोट कर लें इसको।